मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन होम साइंस। आज आप लोगों को बच्चों एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के बारे में बताऊंगी। कल अपन ने पीडीएफ नोट्स के द्वारा प्रसार तथा संचार हेतु मुख्य रूप से कौन कौन से जो है संपर्क विधियां हैं और कौन कौन से संपर्क विधियों को हम प्रयोग में ला सकते हैं उनके बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त की थी। उसके अंदर अपन ने जो हमारा संपर्क विधियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। सबसे पहले है व्यक्तिगत संपर्क विधियां, समूह संपर्क विधियां एवं विराट जन संपर्क विधियां। कल हमने पीडीएफ नोट्स के द्वारा व्यक्तिगत संपर्क विधियों के बारे में पूर्ण जानकारी पढ़ी थी। आज अपन जो है वो समूह संपर्क के बारे में जानेंगे। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से संपर्क किया जाता है तो उसे समूह संपर्क या ग्रुप कांटेक्ट कहते हैं। सामान्य समूह में 2 से लेकर 30 लोग तक उपस्थित रहते हैं। इन सभी का सोच एवं दृष्टिकोण लगभग एक जैसा ही होता है। इसमें सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय तथा समुदाय के लोग सम्मिलित होते हैं। सभी को विचार विमर्श करने का, सीखने का, पूछने का अवसर दिया जाता है। सभी प्रकार के प्रशिक्षण, विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, गोष्ठियाँ, सेमिनार, वार्ताएं आदि समूह संपर्क के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें ग्रामीण लोग अपनी समस्याओं को विषय विशेषज्ञों के समक्ष रखते हैं तथा उनसे समाधान प्राप्त करते हैं। आपसी बातचीत से भी कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि जो हम समूह संपर्क करते हैं तो समूह संपर्क के क्या लाभ हैं। सबसे पहला लाभ तो ये है कि कम से कम समय में अधिक लोगों से संपर्क स्थापित कर उन्हें प्रभावित किया जा सकता है तथा उनमें सीखने के प्रति ललक पैदा की जा सकती है। दूसरा है द्वेष तथा भेदभाव की भावना नहीं पनप पाती, क्योंकि सभी को बोलने का, प्रश्न पूछने का, सीखने का तथा कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर उपलब्ध हो जाता है। सभी लोग अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं तथा समाधान प्राप्त करते हैं। अतः सबकी समस्याओं, आवश्यकताओं, रुचियों तथा उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का पता चल जाता है। चौथा है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का समर्थन प्राप्त हो जाता है। लोग अपने अपने कार्य पर जुट जाते हैं तथा पूरी निष्ठा एवं लगन से कर्तव्य का पालन करते हैं। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसका अच्छा पक्ष भी होता है और कुछ उसके अंदर लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। तो इसके अंदर भी सबसे पहले है कई लोगों के विचारों में अंतर होना तथा मतभेद होने से विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब आप इतने सारे लोगों के साथ एक साथ संपर्क करोगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के विचार जो है वो मिलते होंगे। तो इसका परिणाम क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप कार्यक्रम के क्रियान्वयन में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और हम कार्य को जो है विवादों के में फंसकर हम कार्य को जो है वो सही समय पर शुरू नहीं कर पाते हैं। दूसरा है समूह में कई लोग संकोची स्वभाव के होते हैं जो अपनी समस्याओं को सभी के समक्ष खुलकर नहीं बता पाते हैं, अतः उनका समाधान नहीं हो पाता है। तीसरा है समूह द्वारा कार्यक्रम अस्वीकृत होने पर उन्हें दोबारा चलाना कठिन हो जाता है, क्योंकि एक बार जब पूरा समूह अगर मना कर देता है तो हम फिर उसी चीज़ को दोबारा से जो है वो शुरू नहीं कर सकते हैं। इसमें भी कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जिनके बारे में हम लोगों को जो है वो कार्यक्रम को बनाते समय या जब लोगों के साथ हम संपर्क करते हैं तो संपर्क करने से पहले हमको कुछ चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। समूह संपर्क हेतु कम से कम 1 सप्ताह पहले लोगों को बैठक की सूचना आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए कि बैठक कहाँ पर होगी, कितने बजे होगी, कौन सी तारीख को होगी। इस सब के बारे में उनको पूर्ण जानकारी जो है वो दी जानी चाहिए। लोगों की आवश्यकताएं, स्थानीय समस्याएं तथा उपलब्ध संसाधनों की जानकारी सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त कर लेनी चाहिए। तीसरा है बैठक में अधिक से अधिक लोग उपस्थित रहें तथा वार्ता में भाग लें, इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए।
बैठक की व्यवस्था इस प्रकार से गोल मेज की तरह होनी चाहिए जिससे सभी लोग एक दूसरे को देख सकें, क्योंकि अगर मतलब जो है आगे पीछे सब लोग अगर हो जाते हैं तो जो आगे वाले लोग होते हैं वही उनके आई कांटेक्ट में और उनके संपर्क में आ पाते हैं, और पीछे वाले लोग जो है वो कई बार पूर्ण तरीके से मीटिंग के अंदर जो है अपनी भागीदारी नहीं निभाते हैं। विचार विमर्श करते समय प्रसार कार्यकर्ता को स्वयं अपना मत प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों के मत को जानना चाहिए। जिन लोगों में नेतृत्व का गुण हो उन्हें सर्व सम्मति से नेता चुनकर नेतृत्व भार सौंप देना चाहिए। इससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में सहायता मिलती है, और जब जनता के द्वारा नेता चुना हुआ होता है तो वो उसकी बात भी जो है वो आसानी से मानते हैं। वार्ता मित्रतापूर्ण तथा अच्छे वातावरण में आरंभ तथा खत्म करनी चाहिए। सभी लोगों की स्वीकृति मिलने के बाद ही कार्यक्रम नियोजन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। इसके पश्चात ही सभी लोगों को उनके कर्तव्य की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। जब सब लोग तैयार होंगे और सभी लोगों को के इच्छा अनुसार या उनके मन मत अनुसार अगर उनको कार्य सौंपा जाएगा तो निश्चित रूप से कार्य में हमको सफलता मिलेगी। अब हम इसके बाद विराट जनसंपर्क के बारे में चर्चा करेंगे। जब कम समय में कम ऊर्जा व्यय करके एक साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है तब उसे विराट जनसंपर्क कहते हैं। इसके लिए सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर, भाषण, प्रदर्शनी आदि का प्रयोग किया जाता है। विराट जनसंपर्क में ऑडियो तथा ऑडियो विजुअल एड्स अधिक सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि एक बार को हम जो है पढ़ी हुई चीज़ों को भूल जाते हैं, सुनी हुई चीज़ों को भी भूल जाते हैं, परंतु जब हम सुनते और देखते दोनों काम जब हम एक साथ करते हैं तो वो चीज़ें हमको लंबे समय तक जो है वो याद रहती हैं। अब विराट जनसंपर्क के लाभ, विराट जनसंपर्क से जब हम करते हैं तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक नवीन सूचनाएं, तथ्यों एवं अनुसंधानों की जानकारी पहुंचाई जा सकती है। दूसरा है ग्रामीण नेतृत्व विकसित करने में मदद मिलती है। तीसरा है कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण होता है। इस मेथड की भी कुछ सीमाएं हैं। व्यक्तिगत ध्यान देना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि विराट जन समूह होता है तो इससे हम जो है वो हर एक आदमी के साथ मतलब कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अतः लोगों की समस्याएं, आवश्यकताएं एवं उपलब्ध संसाधनों का पता नहीं चल पाता है। लोग नवीन बातों, विचारों, उपकरणों या यंत्रों को अपना रहे हैं या नहीं, इसका भी हम लोगों को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि हम थोड़े से लोगों से ही बात कर पाते हैं और उन्हीं के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है, और इतना बड़ा समूह होता है कि हर एक से कांटेक्ट करना तो संभव नहीं है, तो इसलिए हम इन सब चीज़ों के बारे में उनसे बात नहीं कर पाते हैं। लोगों को नवीन उपकरणों, यंत्रों को अपनाने में क्या क्या परेशानियां हो रही हैं उसका भी पता जो है वो नहीं चल पाता है। द्वितरफा संचार नहीं होने से प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक जो है वो नहीं आ पाता है कि जो भी कार्यक्रम चल रहा है क्या वो मतलब जो है ना सबके लिए लाभदायक है या नहीं है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, या जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उससे लोगों को किस हद तक फ़ायदा हो रहा है, उसका फीडबैक हम लोगों को नहीं मिल पाता है। ये इस मेथड को चलाने के लिए भी इसमें भी कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जैसे कि ग्रामीणों के रीति रिवाज जो होते हैं, संस्कृतियाँ, परंपराओं, मूल्यों आदि को समझकर बात प्रारंभ की जानी चाहिए। ऐसी बातें बताई जानी चाहिए जिनका कम से कम विरोध हो, क्योंकि यदि हम विरोधपूर्ण स्थिति अगर उत्पन्न वहाँ पे कर लेते हैं तो हम कोई भी काम जो है वो ग्रामीणों के विरुद्ध में जाकर नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनकी भागीदारी तो इस कार्य, जो भी कार्य हम शुरू करते हैं उस कार्य में उनकी भागीदारी होना बहुत ही जरूरी है। लोगों का ध्यान आकर्षित करना तथा कार्यक्रम में रुचि उत्पन्न करने के लिए नारा, जिसको कि हम लोग स्लोगन कहते हैं, वो नारे
वगैरह जो है वो बनाने चाहिए या ग्रामीणों से बनवाना चाहिए और उनका प्रयोग जो है वो करना चाहिए। और लास्ट जो इसका पॉइंट है वो ये है कि क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं नेताओं को बुलाकर भाषण दिलवाना चाहिए। इससे लोगों को कार्यक्रम के प्रति विश्वास उपजता है, क्योंकि वो अपने नेता, जो उनके ग्राम के नेता होते हैं, उसको वो अपना ही मतलब जो ना आदमी मानते हैं, और वो जो भी कहता है या जो वो करवाना चाहता है वो आराम से उनसे करवा सकता है, क्योंकि वो उन्हीं का नेता होता है, उन्हीं के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है। तो उसको वो मतलब उसकी बात को ज़्यादा वो जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं। इस तरह से हमको ये सब मेथड्स यूज़ करते समय गांव में ध्यान रखना चाहिए।